अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी पाकिस्तान में इस टाइम खबरों में है, और खबरों में है फॉर एवरी रॉन्ग रीज़न। कमोबेश 10 ऑफिसर इनके ऐसे हैं जो कि करप्शन और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के चार्जेस हैं इनके ऊपर, और इनमें से 7 के करीब जो हैं वो अरेस्टेड हैं, और ज़्यादातर का ताल्लुक लाहौर की ब्रांच से है या लाहौर के विंग से है। इंटरेस्टिंगली या अनफॉर्चुनेटली, ये जो साइबर अथॉरिटी है, इसका जो विजन था इसको बनाने में, या इसको ब्रेन चाइल्ड ये था कि एक इंडिपेंडेंट यूनिट बनाए, क्योंकि साइबर क्राइम जो है पाकिस्तान में ऑन द राइज है। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स हैं या कंप्लेनेंट हैं इस टाइम, जिनकी एप्लीकेशन जो पेंडिंग पड़ी हैं वो साइबर क्राइम एजेंसी में। मई तक ये जो नई एजेंसी है ये FIA का साइबर क्राइम विंग था। तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक डेडिकेटेड बॉडी होनी चाहिए जो एक्सक्लूसिवली इसको देखे। लेकिन उसके बाद व्हाट हैपेंड कि इंस्टेड के साइबर स्पेस में जाके जो हमारी साइबर क्राइम टीम है वो एज पुलिसिंग का काम करे, वो क्रिमिनल का काम करने लग गई है। नॉट ऑल ऑफ द ऑफिशियल्स, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिस तरीके से 10 के करीब ऑफिसर्स का नंबर जो है ये छोटा नंबर नहीं है। दे इंडल्ज इन मनी मेकिंग, ह्यूज मनी मेकिंग, और जिस अंदाज से वो अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं, इंस्टेड के बजाय साइबर क्राइम में जो हैकर्स हैं उनके पीछे जाएं, ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं उनको देखें, या स्पेशली ख़वातीन विक्टिम्स जो हैं, जो एक बड़ी तादाद में साइबर क्राइम एजेंसी के पास उनकी एप्लीकेशंस हैं कि A ने, B ने, C ने उनकी ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस, फ़ोटोज़ वो अपलोड की हैं, उसको पकड़ें। तो साइबर क्राइम एजेंसी हमारी इंस्टेड ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनती जा रही है। रिजॉल्व इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट का इतना कम क्यों हमें नज़र आ रहा है? क्या ये इसको बनाते वक्त साइबर क्राइम एजेंसी को सिर्फ जहन में गवर्नमेंट के अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, जिसकी वजह से बाकी एरियाज नहीं देखे गए? ये बड़ा मेन चीज़ है इस हवाले से, क्योंकि एक इम्प्रेशन यही लगता है कि एजेंसी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इसकी पूरी की पूरी मेकिंग है, कि आपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के हवाले से उनको टारगेट करना है, बाकियों से आपने माल बनाना है, शायद उनसे भी आप माल बनाएं। सो वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर, और स्टेट को इसमें देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो नहीं लग रही। स्टेट को नीड्स टू लुक इनटू दिस मैटर। साथ में अगर हम FIA की बात कर लें, FIA भी इसका स्पेशली इमिग्रेशन विंग जो है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा ये भी खबरों में है, और फॉर एवरी रॉन्ग रीज़न। बोट ट्रेजिडी होती है ग्रीस में, यूनान में कश्ती डूबती है, पाकिस्तानी लॉस देयर लाइव्स। सिमिलरली लिबिया में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो इनको जो है FIA इमिग्रेशन के ऊपर उसका गुस्सा गिरता है कि भाई आपने क्या किया, अभी इसमें आप लोग जा रहे हैं, आप कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने बेस्ट तरीका ये ऑप्ट किया कि अब जो आपकी यंग जनरेशन, यंगस्टर हैं स्पेशली, वो जा रहे हैं, चाहे वो बाकू हो, चाहे वो UAE हो, दुबई की डेस्टिनेशन हो, अबू धाबी की हो, चाहे आप इवन बहरीन है, इवन सऊदी अरेबिया, तो वो इनको जो है एयरपोर्ट के ऊपर रोक रहे हैं, इनको ऑफलोड कर रहे हैं डिस्पाइट हैविंग जेन्युइन और लीगल डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे केसेस जो हैं कोर्ट में गए हैं, जिसमें जो कंप्लेनेंट हैं उन्होंने कहा जी कि हमारी 2-2 लाख की टिकट ज़ाया हुई, हमारा जो हमने वीज़ा फ़ी पे की थी वो इसमें जो है वो ज़ाया हो गई। और FIA वाले मोस्टली इमिग्रेशन काउंटर्स पे उनसे पैसे मांगते हैं कि आप लाख रुपया दें, 2 लाख रुपया दें, पैसे देंगे तब हम आपको अलाउ करेंगे आपका ट्रैवल। चाहे वो इसके अलावा भी जो है कुछ पटिशनर मलेशिया के भी गए हैं, मलेशिया जा रहे थे, उनको रोका, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। तो क्या FIA इस गवर्नमेंट के इस डायरेक्टिव के ऊपर कि उन लोगों को आप रोकें जिनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और वो पहले ज़ाहिर FIA को आप पैसे दे के फैसिलिटेट कर रहे थे। बोट ट्रेजिडी के बाद गवर्नमेंट को ख्याल आया कि भाई ये एरिया हम प्लग करें,
लैंड रूट तो अपनी जगह पे ह्यूमन स्मगलर्स का फैसिलिटेटेड वो तो चल ही रहा था। स्पेशली हम उस पर बात कर लें जो यहाँ से कोयटा से ईरान, ईरान से टर्की से आगे ग्रीस, टर्की इज़ द गेटवे टू यूरोप, तो वहाँ से ये सिलसिला बनता था। वो लैंड रूट अभी भी चल रहा है, लोग जो हैं वो ह्यूमन स्मगलर्स को पैसे दे रहे हैं। लेकिन क्या अब FIA इमिग्रेशन जो है, नॉट ऑल ऑफ द ऑफिशियल्स, लेकिन उसमें जो ब्लैक शीप हैं, दे मेकिंग लॉट ऑफ मनी इस गवर्नमेंट के डायरेक्टिव को मिसयूज़ करते हुए कि आपने उन लोगों को रोकना है जो कि पोटेंशियल इलीगल इमिग्रेंट हैं, तो उसकी आड़ में आप जेन्युइन लोगों को रोक रहे हैं और उनसे पैसे लेके फिर उनको जाने देते हैं। इससे टेरिबल स्टेट ऑफ अफेयर, और स्टेट को इन चीज़ों का नोटिस लेना होगा क्योंकि बदनामी स्टेट की हो रही है इसमें। हमारे साथ इस पूरी स्टोरी को ट्रैक करेंगे सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं अली मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। It is an honorable thing for me जी being a part of your program Zulkarnain साहब। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ बताएं, ये क्या, पहले हम स्टार्ट करते हैं साइबर क्राइम अपनी एजेंसी के, ये इतनी बदनामी जो हुई है इस एजेंसी की, इसके बाद क्या इसको डिसमेंटल तो नहीं कर देंगे, ख़त्म तो नहीं कर देंगे, एक नया विंग फिर दोबारा से आए, नए लोग उसमें रखें, फ्रेश लोग रखें? जो पुराने हैं वो उनको तो सारे दाव पेच समझ आ गए हैं, पैसे कैसे बनाने हैं, बाकी आम लोग को तो रिलीफ नहीं देना। जुल्करनैन साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये साइबर क्राइम जो है ये विंग था, उसके बाद जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी CM पंजाब और प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर बाकायदा तौर पर ये इक़्तिदार में आया। मुतअद्दिद अफसरान ऐसे थे जिन्होंने इसकी ब्रीफिंग दी। अब जिस तरह आपने अभी पहले अपने इंट्रो में कहा कि कहीं पॉलिटिकल रिवेंज तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई मफाद इस तरह का ज़रूर होता है जिसकी वजह से जो है स्टेट जो है इस तरह के विंग्स को मज़ीद अपग्रेड करने पर मजबूर भी हो जाती है। उसमें कोई पॉलिटिकल रिवेंज, पॉलिटिकल फ़ायदा भी होता है। यहां पर जो कहानी है ना साइबर क्राइम से लेकर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, वो बुखलाहट का शिकार थे जो अफसर यहां पर तैनात थे, उन्हें समझ ही नहीं लगी। वो पंजाबी की एक मिसाल अगर आपने सुनी होगी कि बंदर हथमाचे से आ गई, वो वाला हाल इनके साथ जो है वो कुछ इस तरह से हुआ है। साइबर क्राइम थी, साइबर क्राइम को अपग्रेड करके नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम दे दिया गया। वहां पर अफसरान वही तैनात थे, विंग नया बन गया, विंग को बाकायदा तौर पर सहूलियात जो है अपग्रेड करके वो सारी दे दी गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अफसरान वहां पर वही मौजूद रहे जिनको 1000-2000 से लेकर लाख 2 लाख तक की ही रसाई जो थी उनकी थी। इसमें बहुत अच्छे अफसरान भी हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बड़े डेड ऑनेस्ट हैं। DIG हैं ऑपरेशनल लाहौर के जो है हशमत कमाल, वो भी अपनी ड्यूटी के फराई सर अंजाम देते रहे। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी जो आजकल जो है खबरों की, हमेशा से ही खबरों की जीनत बने रहे हैं, कहीं पॉजिटिविटी में तो कहीं आजकल नेगेटिविटी में। one of the accused at the moment. Exactly. Then what we are supposed to do in that type of condition, sir? अगर मतलब ये सूरत हाल 55 पॉडकास्ट डक्की को, सबसे पहले मुझे आज भी वो लफ्ज याद है और आज भी वो टाइम याद है, 11:52 पर मुझे कॉल आई एक मेरे सोर्स की एयरपोर्ट से कि हमने डक्की को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। मैंने सोर्स को कंफर्म करके मैंने 12 बजे ये खबर बाकायदा तौर पर ब्रेक की। उसके बाद 2-3 महीने तक ये डक्की के साथ साथ बाकी सारे यूट्यूबर्स का ट्रेंड भी चलता रहा। वहां समझ आई कि यार कोई ना कोई तो ऐसा है जो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके साथ जितने भी टीम मेंबर्स थे वो भी मौजूद थे, लेकिन किस तरह एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी और उनकी टीम जो है वो एक खातून की बातों में फंसी या पैसे की लालच में फंसी, आई रियली डोंट नो। लेकिन आज उनको जिस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है उनका फ्यूचर तो वैसे ही तबाह हो गया। देखें पॉइंट ये है कि अगर हम FIR की बात करें, जो FIR इनके हुई है, अराउंड 10 ऑफिसर्स हैं। देखें पॉइंट ये होता है कि ये हुक्म के गुलाम वाला चीज जो है मैं तो बिल्कुल बाय करने के हवाले कभी बाय नहीं करूंगा। कोई भी चाहे वो बड़ा अफसर हो, छोटा अफसर हो, उसकी अपनी चॉइस होती है कि मैंने ऑनेस्ट मील जो है वो अर्न करके मैंने खाना है या मैंने डिसऑनेस्ट मील लेना है। डिसऑनेस्ट मील की तो फिर कोई लिमिट नहीं है, उसमें आप 1000 से शुरू हो 1 लाख तक पहुंचे, 1 लाख से 1 करोड़ पे पहुंचे और बिलियंस, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो पॉइंट ये है कि आपकी ये चॉइस अपनी होती है। कोई ऑफिसर अगर अपने मातहत को कहता है कि आप ये इसमें ये करप्शन करें, इसमें ये इतना हिस्सा मुझे दें, तो वो नो कर सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो उसको फांसी पे नहीं चढ़ा सकता उसका जो बॉस है बाय जस्ट सेइंग इट नो। बल्कि मेरा ख्याल है कि इदारे के अंदर और भी ऑनेस्ट ऑफिसर होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। भाई यू आर सेइंग यू आर डूइंग गुड थिंग, तो उसको हर कोई अप्रिशिएट आई थिंक एज ए होल करेगा। और हमने देखा है कि जितनी भी मुश्किलात होती हैं ऑनेस्ट मील के हवाले से,
जो आपने हक हलाल की कमाई कमाने के हवाले से मुश्किलात आती हैं, वो आप उसको बेयर कर लेते हैं और आपको हर कोई एज ए होल अप्रिशिएट करता है। मैं वापस आऊँगा इस पे आपसे क्वेश्चन, सॉरी, ऑनेस्ट मील के हवाले से लंबी बात हो गई। पॉइंट ये था कि जब साइबर क्राइम के लोग इतने ज़्यादा जो विक्टिम है इस टाइम साइबर क्राइम को लेके, ऑनलाइन फ्रॉड इस टाइम रैम्पेंट है, नेम एनीथिंग, हर बंदा ही जो भी इस प्रोग्राम को भी देख रहा होगा, हर बंदे को मोर और लेस कहीं ना कहीं कोई फ़ोन आया होता है, भाई आपका इतना इनाम निकल आया, आपका ये पार्सल आ गया, हमें ये कोड दे दें, वो हैक हो गया, या उसमें आप अपनी बायोमेट्रिक करवा लें, बैंक से फ़ोन आ गया जो कि जाली बैंक होता है, जाली बैंक मैनेजर होता है, आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ये इतना कैश आ गया, इसे रिसीव कर लें, नेम एनीथिंग। तो ये सारा कुछ साइबर पे के ऊपर हो रहा है, आपका अकाउंट्स आपके हैक हो रहे हैं, और इसी तरह जो ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस हैं AI जनरेटेड एज वेल, वो अपलोड हो रही हैं। आप जाते किसके पास हैं? साइबर क्राइम एजेंसी के पास जाते हैं। साइबर क्राइम एजेंसी में अगर लोग आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं, दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट। इसकी मैं बात कर रहा हूं कि इसमें हम ये एक केस इन पॉइंट आ गया 10 ऑफिसर्स का, इसकी बात कर लें। इसके अलावा भी पता नहीं अभी हमें कि ओवरऑल एजेंसी के मामलात में क्या सूरत हाल होगी, क्या पूरा पर्ज रिक्वायर्ड है, मीन पूरी इसको ड्राई क्लीन करने की जरूरत है, इसमें से सारा गन साफ करने की जरूरत है। इस पे मैं आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि ये सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग वाला सीन है, ये जो एक केस है। सुल्तान साहब, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये हादसा है, ये एक केस नहीं है। इस तरह के वकूओं को हादसे का जो है नाम दिया जाए तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। ये वाकया CM पंजाब तक भी पहुंचा है, ये बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचा है। तभी ये DG, आपको मैं बताऊं, NCCIA जो है अभी 3-4 दिन पहले चेंज हुए हैं। सैयद खुर्रम शाह एडिशनल IG हैं, उनको बाकायदा तौर पर DG NCCIA का चार्ज दिया गया, एडिशनल डायरेक्टर को चार्ज दिया गया, लेकिन एक बंदा यहाँ पर नहीं हटा, उसका नाम है हशमत कमाल, DIG हैं, बकायदा यहाँ पर जो है अपनी उनकी रेपुटेशन ऑनेस्ट की है, इज ए ऑनेस्ट मैन। देखिए, मैं इस हादसे के बाद ना मैं किसी की गवाही नहीं दे सकता, मैं किसी की कसम नहीं दे सकता। ही इज ए गुड ऑफिसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टू बी वेरी फ्रैंक हूं। मेरी एक मुलाकात उनसे है, लेकिन मुझे उस मुलाकात में उनसे मजा आया कि मैं यहाँ पे इसलिए या हशमत साहब को या किसी और को भी नीदर डिफेंड करूंगा ना उनके हवाले से, क्योंकि हमारे पास जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसकी बेसिस जो है वो एक FIR है। FIR में 9 से 10 ऑफिसर जो हैं साइबर क्राइम के, NCCIA के, वो उसमें रुपए की रिकवरी भी करा बैठे हैं, 4 करोड़ की रिकवरी भी, जैसे आप बता रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि हम उसमें रखेंगे। देखें, उसके अलावा जो आप इदारे को ब्लैक शीप से क्लीन करेंगे, वो प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। जिस तरह अभी ये खुर्रम साहब आए हैं, इसको हेड करने हैं, तो उनका पहली जॉब यही होगी। आपकी डिस्पोजल के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो आपको पूरे का पूरा बता सकती हैं कि आपके पास जो ऑफिसर्स हैं एट द मोमेंट एट योर डिस्पोजल, उसमें से कौन कितने ऑनेस्ट हैं और कितनों ने कितना माल बनाया है। तो एटलीस्ट अगर आप उनके ऊपर जिन्होंने माल बनाया है, जो करप्शन में अभी इन्वॉल्व हैं और स्टिल पार्ट ऑफ द एजेंसी, तो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको घर भी भेज सकते हैं। इंस्टेड कि आप इसका, जो अभी आपने हादसे का वर्ड यूज किया, कि एक और हादसे का आप इंतजार करें कि कोई और बड़ा स्कैम आया जिसमें 15 ऑफिसर इसमें शामिल हो, कोई गुजरांवाला से हो जाए, कोई इस्लामाबाद से हो जाए, कोई गुजरात से। तो ये इनफैक्ट पूरी जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पर्ज करना होगा। इसमें झाड़ू फेरना होगा और ब्लैक शीप को रिमूव करना होगा। तो इसलिए जो इस टाइम मौजूद हैं, वो जिस तरह अभी कमाल साहब की बात की आपने, appears to be an honest man, ठीक है। उनकी रेपुटेशन, और कहते हैं रेपुटेशन ट्रेवल्स फास्ट, गुड और बैड। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। वेलकम बैक। साइबर क्राइम एजेंसी में जो साइलिन जाते हैं, कंप्लेनेंट जाते हैं, अपना मुद्दा बयान करते हैं, मिर्ज़ा साहब आपसे मैं ये पूछूंगा कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है एट द वेरी फर्स्ट स्टेप। सुल्तान साहब, सबसे पहले तो उनके साथ जो हादसा पेश आ जाता है किसी ना किसी इंसिडेंट फील्ड डाउन में, वो अगर चले ही जाते हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिस,
तो वहां पर ना वो बकलाहट का शिकार साहिलीन हो जाते हैं। क्योंकि मैं एक लेग वर्क करने वाला बंदा हूँ, जर्नलिज्म मैंने सीखा ही इसी तरह है कि काम करना है, लेग वर्क करना है, तो उसमें ज्यादा खबरें भी मिल जाती हैं और जो लोगों के साथ विक्टिम जो होते हैं वहां पर उनके साथ उनकी आप बीती भी पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल ABCXYZ किसी के साथ कोई मसला फेल डाउन होता है, वो सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखवाता है। अब वहां एप्लीकेशन साइबर क्राइम ऑफिस के बाहर हो या कहीं मार्केट में हो, तो वो एप्लीकेशन का मतन लिखने के लिए ना उसको 2, 4, 5 हज़ार तो लाजमी चाहिए, जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी नेशनल साइबर क्राइम के ऑफिस में। अब वो ये टाइम पीरियड, ये सर्कल, ये रास्ता जो इख्तियार करने के बाद जब ऑफिस जाता है ना, वहां पर एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल में लंबी लाइन लगी हुई होती है। आपने भी वो ऑफिस विजिट किया होगा, आप यकीन माने कि वहां पर ताफुन फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के ऑफिस हाजिर सर्विस में गए होंगे ना, तो वहां पर बाकायदा तौर पर एक स्टोर रूम का मंजर पेश करता है जहां पर पोर्टल वाला बैठा होता है। सुबह 1 बजे भी चला गया है तो 3-4 बजे तक अगर उस बेचारे साहिल का नंबर आ गया ना, तो वहां पर उसकी एक एप्लीकेशन पर डायरी नंबर लग गया तो ठीक है, नहीं तो कहते हैं इस्लामाबाद से पोर्टल खराब हुआ है, जान छुड़वाने के लिए कहते हैं, थक जाते हैं। वो एक बंदा एक शिफ्ट पर सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक जो काम जो अमूमन बैंकों में भी आप ऑनलाइन जमा करवा रहे होते हैं, वो कहते हैं ना अच्छा सिस्टम है, AC लगा हुआ होता है, बैठने के लिए कुर्सी है, कोई माहौल अच्छा आसपास। बैंक में तो पैसे लेने होते हैं ना, यहाँ पर सिर्फ बंदा जब बैठा हुआ होता है ना सीट पर, उसने पैसे लेने होते हैं, उसने पैसे लेकर वो घर लेकर जाने होते हैं कि हाँ भी तुम्हारी पोर्टल पे डायरी नंबर लगा दिया। अब डायरी नंबर एक नहीं लगता, आम रूटीन में आपने किसी थाने में जाना है ना, एप्लीकेशन देनी है, तो उसका पोर्टल पर नंबर चढ़ जाता है। उसके बाद ये आईओ के पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास एप्लीकेशन जो है वो कब जाती है? यहाँ इस तरह नहीं है, यहाँ एक पोर्टल पर लगता है, फिर एक असिस्टेंट डायरेक्टर को वो बकायदा एप्लीकेशन मार्क होती है और उसके बाद 2 दिन बाद नंबर आता है उसका। 2 दिन बाद अगर उसका कोई थोड़ा बहुत ताल्लुक वास्ता हो, जान पहचान हो, तो वो कोई खातून असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई मर्द हजरात होते हैं, उनके पास जाकर पहले वो पेपर्स देखते हैं, इंक्वायरी में अगर उसकी एप्लीकेशन रेलिवेंट है तो फिर उसको एक बकायदा नंबर लगता है, उसके बाद तफ्तीशी को मार्क होती है, उसके बाद तफ्तीशी कहता है 15 दिन बाद आना, फिर उसको नोटिस भी मिलेगा अगर लीगली है। इतनी देर में अगला बेचारा फौत हो जाए, अगले के दिल आजारी हो जाए, किसने करना है काम? सर किसी ने भी नहीं करना, ये अपनी मदद आपके तहत काम होता है। और एक मिसाल आपको मैं दूंगा, किसी के साथ अगर हादसा हो जाता है ना, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ये मिसाल दूं। Man can forget the death of his father, sir. He cannot forget the loss of his property. अगर एक इंसान की साइबर क्राइम का अगर केस होता है, उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, उसकी इज्जत पर कोई हमला कर देता है, वो तो वैसे ही सब कुछ रोल देता है ना। ये मिसाल देने का मकसद इसका मैं उर्दू में भी आपको ट्रांसलेशन कहूँ कि इंसान एक वक्त में अपने बाप की मौत को तो भूल सकता है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के नुकसान को नहीं भूल सकता। ये जिस्म मेरी इज्जत है, ये करैक्टर मेरी इज्जत है। अगर इस पर किसी ने हिट किया और एक इदारा बनाया नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो वहां पर रिश्वत का बाजार गर्म हुआ है, तो पहले वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उस बंदे से ही ना ब्लैकमेल हो जाए, उससे ही ना अपनी आखिरी सांसों तक उसे पैसे देता रहे। अगर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने यही करना है, आप ये कोट कर लेंगे जो वाकया हुआ है, 6 बंदे इसमें प्रोमिनेंट हुए हैं, 6 बंदों ने 4.25 करोड़ रुपए मुंह से बोल दिया, लिख के दे दिया कि भाई हमने लिए हैं, हमारे से अरूप जितोई साहिबा ने जो है वो पैसे दिए, हमारे से गलती हो गई है, अब हमें सजा दें, हमारी जान छोड़ें। ये अफसरान तक ये कह रहे हैं कि खुदा का, उन्हें भी पता है, सरकारी अफसर है, उन्हें भी पता है इसकी क्या सजा होनी है, उन्हें फांसी तो होनी जानी जुल्फिकार साहब, लेकिन वो भी कहते हैं कि हम इस हादसे से निकलें, हमारी नौकरियां खत्म हो, जहां मर्जी जाए, हम अपने बीवी बच्चों में जाकर इज्जत से बैठ जाएं। जो हमारी जिलादत हमने खटनी थी, वो हमने ये चांस लेकर जो है खट लिया। डकी के बदला लेने का टाइम आया है, बाकी के यूट्यूबर्स का बदला लेने का टाइम है। यूट्यूबर्स पे, डकी पे बात में हम आएंगे। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि मैं आम आदमी के हवाले से, जिसको किसी ने लूट लिया साइबर क्राइम पे, किसी ने किसी को हरास कर दिया, जो विक्टिम है वो जब साइबर क्राइम एजेंसी के पास जाता है, मेन बात उनकी है। ये जो 8-10 ऑफिसर है, ये मैंने आपको बताया, ये केस इन पॉइंट है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, हो क्या रहा है, इनको छोड़ दें। ओवरऑल हम पूरे साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, हम ये साइबर क्राइम एजेंसी की बात कर रहे हैं, और इसमें विक्टिम्स का क्या बनेगा? जो साइलीन है वो, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि उनसे वो पैसे भी खर्च कर रहे हैं, और इवन सो मच सो खवातीन जो विक्टिम है उनकी भी सुनवाई नहीं हो पा रही, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन है। इसको लेके अब जो या नए डीजी आए हैं, या मैं इनकी भी बात नहीं करता, गवर्नमेंट कहां खड़ी है मुझे ये बताएं। गवर्नमेंट नॉट माइंडफुल अबाउट दैट,
पब्लिक के साथ उसने खड़े होना है कि या के जो ओप्रेसर्स हैं ऑफ द सिस्टम उसके साथ खड़ी है गवर्नमेंट? देखें जी, स्टेट और गवर्नमेंट हमेशा बाकायदा तौर पर अवाम के साथ खड़ी है और अवाम की वजह से ही गवर्नमेंट इक़्तिदार में आती है और अवाम के लिए ही गवर्नमेंट जो है इस तरह के विंग्स बनाती है। अब जिस तरह ये हादसा हुआ, डीजी चेंज हुए, सैयद खुर्रम अली शाह एडिशनल आईजी हैं जिनको ये चार्ज दिया गया, क्यों दिया गया? बाकायदा तौर पर एजेंसी ने जांच पड़ताल के बाद कि ही इज अ डेड ऑनेस्ट पर्सनैलिटी, दैट्स व्हाई उसको ये चार्ज दिया गया और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है इत्तेसाब हो रहा है। मैं आपको कंप्लेनर्स की बात भी बताऊं, 1 लाख से ज्यादा कंप्लेनर्स हैं ऑल ओवर द नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से कंप्लेनर जो पेंडिंग है एट द पेंडिंग है, पता ही नहीं, अभी निकाल के देख लें, कहीं मर गए होंगे, कहीं की फातिहा हो गई होगी, कहीं की बरसियां आ गई होंगी, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? या तो वो प्रोमिनेंट नहीं है, या तो उनके पास पैसे नहीं है, या तो उनके पास कोई तगड़ी सिफारिश नहीं है। आप देख लें, कोई केस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में प्रोमिनेंट होता है, वो कैसे हाईलाइट होता है और उसकी दादरसी कैसे होती है। आप मेरे साथ सुबह चलें, आप मेरे साथ जाकर किसी 3600 वहां पर साइलिन वहां पर बैठे हुए होते हैं और वहां पर जलील और ख्वार हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली चाहे नए इनके हेड आए हैं या मैं फिर मेरा क्वेश्चन को मैं दोबारा रिफ्रेज करता हूं कि इवेंचुअली आपको इस केस के बाद जिसमें पता चला है हम सबको कि कितनी बड़ी करप्शन है साइबर क्राइम एजेंसी में, अब इसके बाद कुछ बेहतरी आएगी, आम बंदे को रिलीफ मिलेगा। वो वहां पे जाके साइबर क्राइम एजेंसी में ये तो नहीं डरेगा कि भाई इन्होंने मुझसे अब सिलसिला मंथली बेसिस, डेली बेसिस पे मुझे पैसे, जब भी मैं जा रहा हूं पैसे देने पड़ेंगे, फिर मेरी सुनवाई होगी या पैसे दे के भी नहीं होगी। कोई ऐसा ऑनेस्ट सिस्टम हम इंस्टॉल कर पाएंगे? जुल्फिकार साहब, ऑनेस्ट सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है, लेकिन इंसान के अपने अंदर जमीर जो है ना, जो वहां पर अफसरान काम कर रहे हैं ना, उनके अंदर ईमानदारी क्या उनकी सैलरीज कम है? सैलरीज में जिस तरह बीआर के हवाले से बात में आते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? सरकारी गाड़ियां दी हुई है उन्हें, वो गाड़ियां बच्चे इस्तेमाल करते हैं एडिशनल डायरेक्टर लेवल के, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के। इन्होंने जो लोगों के, मैं आपको फिर एक हिंट देता हूं, जो लोगों के रेट्स करते हैं ना, जो स्कैम करते हैं कॉल सेंटर्स के ऊपर, उनकी गाड़ियां जब्त करके अफसरान इस्तेमाल करते हैं। प्रूफ है मेरे पास, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूं। फॉर्च्यूनर्स रखी हुई है इन्होंने बाकायदा तौर पर। सरकारी पेट्रोल 200-250 लीटर मिलता है सर जी, आप कह रहे हैं इनकी तनख्वाहें कम है? सर इनकी नीयत ही नहीं भरती, काम करने का दिल ही नहीं करता। 2-4 हाईलाइट केसेस किए जी, हाँ ठीक है, सर्टिफिकेट्स ले लिए, जिस तरह पुलिस में CC3 मिलता है, इसमें भी अप्रिसिएशन नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में जो है वो। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इस तरह से भी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमने जिस तरह देखा है पंजाब पुलिस को, FIA को भी हम वैसा ही देख रहे हैं, और ये ज्यादातर May 9 के बाद जो सीन बना पाकिस्तान में, उसमें पंजाब पुलिस को एम्पावर किया गया ज्यादा। पंजाब पुलिस के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन हैं कि पॉलिटिकल जो पार्टी है एक, उनके कई लोगों से बहुत पैसा बनाया उनको May 9 के चक्कर में कि May 9 डाल देंगे, इतना पैसा दे दो। इस तरह की चीजें बहुत रिपोर्ट हुई हैं मीडिया में। सिमिलरली FIA का भी मामला, ये भी काफी एम्पावर्ड हुआ May 9। तो आप ये सारा जितनी आप देख लें कि इस टाइम ये दोनों पंजाब पुलिस या FIA रुथलेस इन टर्म्स ऑफ इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, मेकिंग मनी एंड एल्स, ये क्या हम इसको May 9 से कनेक्ट कर सकते हैं जो एम्पावर्ड हुए इसके बाद? नहीं सर, इस पे मेरी थोड़ी सी सोच मुख्तलिफ है। मैं 10 साल से शोबा सहाफत से हूँ, 30 साल से मेरी वाबस्तगी इस तरह, मेरे बड़े भाई भी जर्नलिज्म में, आमिर मिर्जा। पंजाब पुलिस सर बदनाम है। पंजाब पुलिस अभी किसी से 10-15 हज़ार रुपए ले लेगी ना, मैं 10 साल से क्राइम की बीट भी साथ करता आ रहा हूं, तो उसने जलीलो ख्वार हो जाना है। ऐसे वीडियोस वायरल होनी है, नौकरियां मुअत्तली, सारा कुछ। FIA 10 करोड़ भी ले लेगी ना, मैं आपको अभी एक वाकया भी बताता हूं, तो किसी को पता नहीं चलना। खौफ है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, खौफ है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। जुल्करनैन साहब, लोगों को पता ही नहीं है कि इनके साथ होना क्या है, तो इस खौफ में ही लोग नाम। मैं आपको एक वाकया, डायरेक्टर लाहौर जोन होते थे सरफराज विरक, गालबन आपको, आपकी बड़ी अच्छी उनसे वाबस्तगी है। एक उन्होंने ना केस पकड़ा, एक गैंग पकड़ा, एक वीजा फ्रॉड में मुलविस 1400 कमी बेश, मैं कहूंगा एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा, 1400 से जायद पासपोर्ट्स पकड़े थे। ये लोग ईरान लेके जाते थे, मुख्तलिफ मकामात पर जो है लोगों को जो है बाकायदा तौर पर जो है ना ये लेके जाते थे वीजास पे। सर 4.5 करोड़ रुपया रिकवरी डली थी। आप ये सोचें FIA ने 4.5 करोड़ रुपया रिकवरी डाली है, तो खुदा ना खास्ता इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, कह रहा हूं तो रिश्वत कितनी गिरी होनी है। कई बंदे हमारे पास बाद में आए हैं कि जी इतने पैसे दे के भी जान छुट्टी है हमारी। खबरें भी चल गई, रिकवरी भी 4.5 करोड़ रुपया हो गई, लुट भी गए वो वीजा फ्रॉड वाले, लीगली थे इलीगली थे, वटेवर जो भी उनके मामला थे। और जनाब
जो है वो शर्मिंदा भी हो गए और साथ में रिश्वतें भी उन्होंने जो है वो दी है। और सर इदारे बनते हैं लोगों को इंसाफ देने के लिए, इदारों के अंदर जो काली भेड़े ब्लैक शीप होती हैं वो कुर्सी पर बैठकर ये भूल जाती हैं कि कल को उन्होंने किसी और जगह ट्रांसफर भी होना है, क्लोज टू लाइन होना है, उनकी भी पकड़ हो सकती है। ज्यादती उतनी करनी चाहिए जितनी बर्दाश्त कर सके। ये मैं अल्फाज आपको दे रहा हूं, अल्लाह ताला माफ करे, हम लोगों पर भी रहम करे। हम लोग भी अच्छे लोग नहीं हैं, हम लोग भी कोई अच्छे, लेकिन हमारा काम हमारी मैं अपनी बात करता हूं कि मेरे वालिदैन ने मुझे गलत लुकमा नहीं खिलाया हुआ, मेरी हद तक कोशिश होती है मैं किसी से ज्यादती ना करूं, कोई ज्यादती के पैसे ना कमाऊं। लेकिन अफसरान, कई ऐसे अफसरान हैं जो सीटों पर बैठकर जो है भूल जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जो हादसा पेश आया, मैं फिर इसे हादसे का नाम दूंगा, ये जिंदा मिसाल है सर। 55 पॉडकास्ट, एक तरफ तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और दूसरी यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गूगल सस्ता यहीं जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। FIA इमिग्रेशन के ऊपर चार्जेस हैं, एलिगेशन हैं कि बहुत सारे लोगों को जिनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रैवल के, ये उनको रोकते हैं एयरपोर्ट पे, और जो इनको पैसे दे देता है, इनकी जो है मुट्ठी गर्म कर देता है, उसको ये जाने देते हैं। इन पे हुई कोई चीज़ नहीं आती क्योंकि वो उनके पास ऑलरेडी जेन्युइन ट्रैवल डॉक्यूमेंट होते हैं। तो एट द सेम टाइम ये अच्छे खासे जो हैं बक्स बना लेते हैं, पैसे बना लेते हैं। मिर्ज़ा साहब इसमें बताइएगा कि ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा पिकअप कर गया, हाई कोर्ट में भी बहुत पटिशनर गए, अभी हमने देखा बहुत सारे वीलॉग डूइंग द राउंड ऑन द सोशल मीडिया एज वेल जो विक्टिम्स के हैं। तो ये कोई नोटिस क्यों नहीं ले रहा इन सारी चीज़ों का? हमने सिर्फ बोट ट्रेजेडीज जो हैं बैक टू बैक ग्रीस में हुई, लीबिया में हुई, उसको बना के बेस, तो हमने दूसरी साइड पे हाथ साफ करना शुरू कर दिया पैसे के ऊपर। जुल्करनैन साहब, लेबनान और ये दूसरे कश्ती हादसे जो है ना, वाकई में यूनान जो कश्ती हादसे हैं, ये वाकई में जो है बहुत बड़ी जो है ट्रेजेडी थी हमारे लिए। इसके ऊपर जो है जितने भी हमारे नुकसान अमवात हुई हैं उस पर बाकायदा तौर पर तब के DG, ठीक है, उन्होंने एक्शन लेते हुए 12 बंदे जो हैं टॉप के डायरेक्टर्स थे, टॉप के पुलिस ऑफिसर्स थे, उनको जो है वो सूली पर लटकाया है तो बिल्कुल सही नाम लूँगा कि उनकी नौकरियां ही ख़त्म कर दी उन्होंने, नौकरियों से डिसमिस कर दिया था। जो इस हादसे में, जिसमें आज अगर मैं बात करूँ, पुरानी बात है, याद आती है तो तकरीबन 8 उसमें जो है वो हेड कांस्टेबल थे, 3 इंस्पेक्टर थे और बाकी के जो है वो डायरेक्टर साहिबान थे, जिसमें बाकायदा तौर पर जो है सख्ती जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कर दी गई और उस सख्ती का अजाला जो है वो आम आवाम को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। अब आपने जिस तरह कहा है कि जाते हैं, जा रहे होते हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है लेकिन फिर भी रोक लिया जाता है, उसमें टेक्निकल फैक्ट्स आ जाते हैं। अब इसमें गलती मैं सारी FIA के ऊपर नहीं डालूंगा। सलमान लियाकत थे, डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन थे, तब कई वाकयात इस तरह के हुए, लेकिन अब रिसेंटली कुछ ही अरसा पहले जो है डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन जो है लाहौर के चेंज हुए हैं। ये अवैध शफीक हैं, महकमा पुलिस में रहे हैं, डेपुटेशन पे ये बाकायदा तौर पर इधर आए हैं। इन्होंने अब आकर जो है वो सख्ती इस वजह से करना शुरू कर दिया कि जिस तरह आपने कहा है ना कि पैसों का बाजार बड़ा गर्म हुआ है, सख्ती की है, सख्ती के बाद रेट बढ़ गया। ये पाकिस्तान में तो यही ऑर्डर ऑफ द डे हमने देखा है, इधर सख्ती बढ़ाओ, उधर से रेट बढ़ जाता है रिश्वत का। नहीं, कई ऑफिसर्स जो है ना, मैं ऑफिसर की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कलेक्टिव पूरा सिस्टम जो है नौकरी से भी बर्खास्त किए गए हैं जो FIA इमिग्रेशन में थे और जिन्होंने बाकायदा लीगली डॉक्यूमेंटेशन होने के बावजूद उन लोगों को रोका। जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो हाई कोर्ट में गए हैं, तो इसी तरह जो है वो डायरेक्टर लाहौर FIA जो है उनसे भी मिले हैं, डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन से मिले हैं, तो उसमें तमाम तर शवाहिद की रोशनी में 4 बंदों को जो है वो नौकरी से डिसमिस नहीं, मुअत्तल नहीं किया, डिसमिस किया हजरत। और इसके बाद जो है वो एक सख्ती, अब देखे ना, वो सख्ती आ गई, सख्ती करनी पड़ गई। अब कई बंदे कंबोडिया जाते हैं, कंबोडिया जाकर वापस आने का नाम नहीं लेते हजरत। तो अब उसमें इसमें कसूर FIA का तो नहीं है, अब FIA कंबोडिया पे ब्लैक लिस्ट हुआ है। कंबोडिया किसी ने लीगली तौर पर भी जाना है ना, उस बेचारे को उठाकर उन्होंने साइड पर खड़े कर देना। अब जिस तरह आप कह रहे हैं बाकू जा रहे हैं, कई लोग जो हैं वो बिजनेस वीजास पर जाते हैं। आप इस बात पर आपको शायद पता हो कि उम्रे की वीजा जो है वो 3 महीने से मुद्दत उसकी कम करके 1 महीने कर दी गई। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है, किसकी कौन, पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है ना। उसकी वजह क्या है सर? फ्रॉड हो रहे हैं, वहां जाकर लोग कर रहे हैं। यूएई ने काफी जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वीजा कम लोगों को मिलता है, लेकिन ये उन एम्बेसीज के ऊपर है। इसके हवाले से देखें, जिसको वो अगर वीजा इश्यू कर रहे हैं
तो वो भी किसी रीज़न के ऊपर ही कर रहे हैं ना। अगर अभी जॉर्जिया में एक केस मेरे पास आया, जॉर्जिया के स्टूडेंट से, जनरल उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन मतलब हज़ारों डॉलर्स में फ़ी पे की हुई है, एवरीथिंग वाज मतलब जेन्युइन एंड लीगल, एडमिशन से लेके वहाँ पे रिहाइश, FIA वाले वहाँ पे रोक रहे हैं उनको और अच्छे खासे पैसे डिमांड कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है, ये सिर्फ मैं लाहौर की नहीं बात कर रहा, चाहे फैसलाबाद एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप सियालकोट चले जाएं, छोटे एयरपोर्ट्स के ऊपर तो ज़्यादा इसकी पैसे मांगने का रिवाज ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो पॉइंट है कि आप कैसे उनको रोकेंगे। आप जॉर्जियन एम्बेसी से कहें ना कि आप ना लगाएं यार वीज़ा, इनका स्टूडेंट वीज़ा ना लगाएं। जुल्करनैन साहब, वो तो वीज़ा लगा लेते हैं उनकी स्टेटमेंट्स देखकर, उनके हाल ही सारे मामलात को देखकर। यहाँ पर फिर FIA ने अपनी स्टैंप भी तो लगानी होती है। FIA ने तो उनकी एग्जिट और एंट्री की स्टैंप भी लगानी है, इससे ज़्यादा क्या लगानी है? उसके अलावा जो स्टैंप लगनी होती है, जिसका अभी आपने जिक्र किया है, वो स्टैंप अब जब तक उनका ताल्लुक जो है वो किसी अफसर से नहीं होगा या तो किसी की जेब गर्म नहीं होगी, तब तक वो फिर उसको क्लीन चिट नहीं दे सकते ना। तो ये एयरपोर्ट्स के ऊपर आपके इस टाइम जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिनके अंडर आता है ये मोहसिन नकवी साहब, क्या उनके नॉलेज में ये चीज़ें नहीं हैं, या उनको कोई रिपोर्ट नहीं करता, या वो ज़्यादातर टाइम जो अपना है वो PCB को देते हैं क्योंकि वो चेयरमैन PCB भी हैं एट द सेम टाइम। तो अदरवाइज एज ए होल तो फेलियर तो मोहसिन नकवी साहब का हुआ ना। और होपफुली इस प्रोग्राम के तहत ही उनको कुछ थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए कि चल क्या रहा है एट डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो क्या कोई इनके अंदर कोई विजिलेंट विंग नहीं है जो कि रिपोर्ट करे कि भाई इतना इतना ये करप्शन की स्टोरीज आ रही हैं, इनको किसने एड्रेस करना है? मोहसिन नकवी साहब। देखिए जी, इसमें सब अच्छे की रिपोर्ट तो आला अफसरान की जानिब से दी जाती है, लेकिन उस सब अच्छे की रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर जो है फैक्ट्स एंड फिगर के साथ भी जो है हमारे DG FIA जो हैं राजा मुख्तार रिफत साहब जो हैं वो उनके टच में रहते हैं। और बाकायदा तौर पर जो है पीछे भी अभी मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तौर पर जो है वो विज़िट किया FIA हेडक्वार्टर का, वहाँ पर तमाम तर मसाइल को सुना और मसाइल के बाद जो है उनका हल निकालने के लिए सख्ती से DG FIA को जो है वो ऑर्डर भी किया है। मोहसिन नकवी साहब को जितनी एक रिपोर्ट दी जाती है उसमें सब अच्छे की रिपोर्ट ही होती है, जिसकी वजह से जो है वो सारे अफसरान शाबाश भी जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं। आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से जो है मैं भी मोहसिन नकवी साहब को कहूँगा कि बाकायदा तौर पर जो है ये इमिग्रेशन सेंटर्स वजीर आजम की हिदायत पर तो बना दिए गए हैं, लेकिन ये उन फॉरेन्स के लिए बाकायदा तौर पर बनाए गए हैं कि उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना है। यहाँ से जो पाकिस्तानी हैं जो एलिजिबल हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है उनके नाम को रेड बुक्स में ना डलवाएं खुदारा, या उनको सिर्फ एक ही खौफ होता है कि कोई FIA या कोई ऐसा हमारा जानने वाला हो जो हमारे लीगली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है खा वो रिश्वत भी ले ले हमारे से, कि लीगली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमें जो है वो आगे पार करवा दे और वापसी जो है हम दोबारा पाकिस्तान आए ना, हम उधर ही सेटल हो जाए। कई ऐसे लोग पाकिस्तान के जो हैं वो बाकायदा तौर पर ये सोच कर भी जाते हैं और कोई गुनाह नहीं करते, वो जो उनके साथ एयरपोर्ट्स पर होता है वो बेचारे ये करने पर, ये कहने पर मजबूर हैं। जी सर, आपने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात की कि उनको सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं, ये भी तो एक इम्प्रेशन बनता जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा करप्शन को कोई माइंड नहीं करती। तो ये भी वन ऑफ द रीजंस नहीं है कि जिसकी वजह से करप्शन हर इदारे में बहुत बढ़ रही है। और चूंकि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं लाइक FIA, पुलिस, इनको जब किसी का डर नहीं होगा तो ये तो बिल्कुल फ्री फॉल करेंगे, मतलब एक ऐसी राइड लेंगे जितना मर्जी माल बनाए, कोई पूछने वाला नहीं है। खैर, आई होप कि जो है ये ऑर्डर ऑफ द डे ना हो करप्शन करना और आगे इसको प्रमोट करना। गवर्नमेंट और रादर स्टेट शुड बी माइंडफुल अबाउट इट। अली मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इंसाइट देने का। पूरा काफ़ी आपने FIA के मामला स्पेशली और नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के में जो चल रहा है इस टाइम उसके ऊपर आपने रोशनी डाली, पब्लिक की आवाज़ बने आप इसमें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, अगले वीक में दोबारा मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।